हेलो एंड वेलकम टू study.exe। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ जनरल अवेयरनेस। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जी के, साइंस, कंप्यूटर एट्सेट्रा के जो क्वेश्चन हैं वो करे हुए हों, क्योंकि काफ़ी बार वो क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है, आतिश चिनार इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। मतलब कि आतिश चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है। तो इसके ऑप्शन है ए बेनज़ीर भुट्टो, बी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका जो राइट आंसर है वो है बी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है वो है अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। अगर बात करें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक और नाम से जाना जाता है, वो है शेर कश्मीर। अगर हम बात करें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हैं। फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट हुआ करते थे, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये किसने शुरू करा था? तो ये शुरू करा था महात्मा गांधी ने। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अरुणा आसफ अली, बी कनकलता बरुआ, सी बीकाजी रुस्तम कामा और डी लक्ष्मी सहगल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ दृश्य था। ये सभी लोग आईएनसी के जो सेशन था उसमें आए हुए थे, और गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो अंग्रेज थे उनसे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ें। तो ये 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। तो जो राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो राफेल एयरक्राफ्ट किस देश से खरीदा गया? तो राफेल फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से भारत सरकार ने खरीदा है। तो राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो ए ऑप्शन है भावना कांत, बी सरला ठकराल, सी पुनीता अरोरा, डी शिवांगी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी शिवांगी सिंह, जो कि पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट बनी है राफेल एयरक्राफ्ट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक्स। भूकंप को मापने के लिए जो पैमाना यूज़ करा जाता है उसकी तीव्रता की सीमा क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए 1 to 12, बी 1 to 7, सी 1 to 15, डी 1 to 5। तो इसका सही आंसर है वो है ए 1 to 12। अब ये किसका है? ये मर्कली स्केल का। दो स्केल इसमें मेन जो भूकंप को मापने के लिए होते हैं, एक मर्कली और एक रिएक्टर स्केल। ये रिएक्टर स्केल, तो इसके कितने 5 कैटास्ट्रॉफिक 12। ये कैटास्ट्रॉफिक मतलब भयावह, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति। और ये फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल। 1 से 12 एक ऑर्डर में बढ़ रहे हैं कि क्या लेवल है, कितना खतरनाक है, उस ऑर्डर में ये आपके बढ़ रहे हैं। जैसे 12 पे आगे टोटल डिस्ट्रक्शन, मतलब कि सब एकदम तहस नहस सब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया। मतलब कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पहले से आपको आता होगा, पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड, वही 5 से 10 सेकंड पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में, और 1-2 सेकंड में आंसर। बस 10 सेकंड का क्वेश्चन। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा जीएस में और इंग्लिश में, खासकर जीएस में सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि पढ़ा हुआ अगर सही से पढ़ रखा है तो आपका तुरंत बहुत ही स्पीड में आपको ओवरऑल स्पीड मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा इसमें सुविधा रहती है। तो जीएस में जितना आपका प्रीवियस ईयर है पेपर, वो सब तो कंपलसरी पढ़ना ही है। उसके लिए हम आपको ये सब प्रैक्टिस ज़रूर करवा रहे हैं, तो इनको भी सही से पढ़ लें। क्या होता है, किसी को बुक पढ़ के, किसी को पीडीएफ पढ़ के ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, किसी को वीडियो से, अधिकतर लोग को वीडियो से ज़्यादा याद रहता है। तो वीडियो देखें, 20 क्वेश्चन है, आराम से 1 बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन ये है कि 20 क्वेश्चन याद होने चाहिए, जिससे कि अगर 20 में से एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप कर सकें।
तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोदावरी। तो ये गोदावरी रिवर बेसिन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया का, तो वो गंगा रिवर बेसिन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीजोस्फीयर, मध्यमंडल जो वायुमंडल का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए इट इज़ डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फियर, बी इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, सी meteorites burn up in this layer on entering from the space, and D in this layer temperature rises very rapidly with the increasing height। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला जब क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है कि इसमें सही बताना है कि सही नहीं बताना। काफ़ी बार क्या होता है कि सही नहीं, इज नॉट करेक्ट पूछा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, पहले ही पता चला पढ़ा, अरे ये तो पढ़ा हुआ है और एकदम सही है और टिक लगा दिया कि ए ऑप्शन सही है, ए एकदम सही बता रहा है, जबकि उसमें पूछा गया कि नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं बताना है, तो इसको ध्यान रखते हैं क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट मीजोस्फीयर, तो उसका आंसर है इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। ये जो है ये गलत सेंटेंस है अबाउट मीजोस्फीयर। अगर हम बात करें कि जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, तो पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आपका 0 से 18 किलोमीटर लगभग, इसी में आपके हॉट एयर बलून है, पैसेंजर प्लेन है, ये सब इसी लेयर में आ जाते हैं, उड़ते हैं। उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर जो कि 11 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद आपकी आती है मीजोस्फियर जो कि थर्ड लेयर है, और इसमें ही मीटियोर्स आपके जलते हैं, और मीटियोलॉजिकल रॉकेट भी इसी रेंज में। और इसकी रेंज क्या है, 40-50 से लेके 80-90 किलोमीटर। इसके बाद आपकी आती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इसकी रेंज होती है 80-90 से लेके 800 किलोमीटर, और जो ऑरोरा होता है इफेक्ट वो भी इसी में ही बनता है। उसके बाद आपकी आती है एक्सोस्फियर जो कि है फिफ्थ और एंड ऑफ द एटमॉस्फियर। उसी में आपके स्पेस शिप है, सैटेलाइट है, ये सब उसी में रहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन्स वाज चूजन फॉर द दादा साहब फाल्के इन द 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर 2019। लगी कि इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन है ए आशुतोष राणा, बी रजनीकांत, सी नाना पाटेकर, डी अमिताभ बच्चन। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी रजनीकांत। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 67वें फिल्म अवार्ड जो समारोह थे उसमें मिला हुआ था। और इनको अवार्ड किसने दिया था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। और वेंकैया नायडू जी मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो जो आपकी राज्यसभा होती है, जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस कहते हैं आपके लोकसभा को, और अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा अपर हाउस होता है, कौन सा लोअर हाउस होता है, तो ये याद रखेंगे। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और लोकसभा के स्पीकर की अगर बात करा जाए तो लोकसभा के स्पीकर जो करंट स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज बी साई प्रणीत एसोसिएटेड, मतलब कि बी साई प्रणीत इनमें से कौन से खेल से संबंध रखते हैं। तो ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, फोर टेनिस। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है बी बैडमिंटन। बैडमिंटन जो बी साई प्रणीत है ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन द सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। मतलब आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसको मिला है, सर गैरीफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। अब ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम एस धोनी है या विराट कोहली, क्योंकि एम एस धोनी को भी एक सर गैरीफील्ड सोबर्स अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड है वो मिला है विराट कोहली को। और एम एस धोनी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो एम एस धोनी को अवार्ड मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस इज अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन द आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसको कहते हैं आयरन पे प्रोटेक्टिव लेयर जिंक की चढ़ाने को।
अब इसके आपके जो ऑप्शन हैं वो है एक गैल्वेनाइजेशन, सेकंड एनीलिंग, थर्ड स्मेल्टिंग, फोर वेल्डिंग। वेल्डिंग तो पता ही है, मतलब नॉर्मल ऐसे देखते सड़क चलते कभी दिख जाती है, तो वो तो नहीं है, उसमें तो कोटिंग करते नहीं, वो तो पता ही है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग पिघलाना, पिघलाने से कोटिंग नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें प्रोटेक्टिव जिंक लेयर चढ़ाते हैं जिससे कि क्षरण, क्षरण मतलब कि जंग अंग लगने से बच सके। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये देखिए ऐसा एकदम मस्त चढ़ा देते हैं लेयर एक, जिससे कि ऑक्सीजन और आयरन की जो रिएक्शन है वो इतनी नहीं हो पाती है, तो उससे आपकी ऑक्साइड नहीं बन पाती है, तो वही ऑक्साइड जो होती है वही जंग होती है। और जो आयरन की जंग होती है वो आपकी होती है ब्राउन कलर की। ये भी है कि आपकी दो तीन तरह जैसे कॉपर की है, आयरन की है, इन सब की जो रेस्ट है उसके कलर भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या है कि आपके बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो पढ़ के गए होंगे सही होगा, नहीं पढ़ के गए होंगे तुक्का नहीं लगा सकते हैं, वो बात अलग है कि बहुत अच्छा लग है तुक्का लगा दिया सही हो गया, लेकिन पढ़ के जाना है, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीएस पढ़ें, ज़्यादा ज़्यादा नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हर्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट हार्मोन। तो कि जो मानव हृदय की अलिंद दीवार होती है तो वो एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ANF, सेकंड GIP, थर्ड है CCK, फोर्थ है ADH। तो आपका कौन सा पेप्टाइड हार्मोन एट्रियल वॉल जो है वो सिक्रीट करती है, तो आपका आंसर जो है वो है ये फर्स्ट ANF। अगर हम कहें ANF तो ANF का जो फुल फॉर्म है वो है एट्रियल नेट्रिरेटिक पेप्टाइड फैक्टर। अब ये पेप्टाइड ANP कह सकते हैं, फैक्टर लेंगे तो ANF, तो ये आपका एट्रियल वॉल सिक्रीट्स करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ के जाना है, और कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन आपका। अगर आपने फॉरेस्ट के बारे में बेसिक पढ़ा हुआ है, तो विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द मानसून फॉरेस्ट, मतलब कि मानसून जो फॉरेस्ट है उसको और क्या कहा जा सकता है। अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ चलें, तो ऑप्शन A है माउंटेन फॉरेस्ट, ऑप्शन B ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन थर्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ऑप्शन लास्ट जो है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अब आपको बताना है कि मॉनसून जो फॉरेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, मतलब उसको और क्या कह सकते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो उसका जो आंसर, सही आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अब बात करें कि ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन किस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये आपका रीजन, ये जो लाइट ब्राउन ये वाला रीजन है, ये वाले में आपका, इस रीजन में आपका मानसून फॉरेस्ट या फिर कहें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया देखिए स्टैटिक से, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब आपका आ गया स्टैटिक। तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कलकत्ता। तो इसके ऑप्शन है JM सेनगुप्ता, शुभेंदु शेखर बोस, RN मुखर्जी, फोर्थ है प्रशांत चंद्र महालैनोबिस। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है प्रशांत चंद्र महालैनोबिस। तो अगर याद करने की ट्रिक की बात, करें कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना वो किसने करी थी, तो ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं PCM, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन होगा भी नहीं, तो ये एक ट्रिक कह सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो, तो इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे ही है। तो अगर ये पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर पे भी आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये देखिए हिस्ट्री का आ गया। अभी ये क्वेश्चन आ गया आपका हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसने पेश की थी। तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सले और लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर है वो तो है लॉर्ड डलहौजी। अगर आप ट्रिक की बात करें तो अगर हिंदी मीडियम गए तो ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ से हड़प हाँ से हौजी। इंग्लिश मीडियम गए तो याद कर सकते हैं डी से डलहौजी डी से डॉक्ट्राइन, या डी से डॉक्ट्राइन डी से डलहौजी, डा से डॉक्ट्राइन डा से डलहौजी। तो ये एक तरीके से
स्ट्रिक्ट क्या मतलब काम चल सकता है। तो अगर बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, हड़प नीति इसको क्यों कहते हैं कि इसमें ये एक प्रोविज़न था कि इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि अगर आपका कोई वारिस नहीं होगा लीगल, तो एक तरीके से ब्रिटिश जो रूल होता था, रूलर उसका वारिस होता नहीं था, तो उस पर अपना अधिकार कर लेते थे, अपना एक बैठा देते थे कि अब ये देखेगा काम सब। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी ने पेश करी थी, हु वाज द गवर्नर जनरल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया बिटवीन 1848 एंड 1856। मतलब कि लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 से 1856 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। और 1856 के बाद एक साल बाद यानी 1857 की, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये सब इनके विक्टिम बन गए थे बेचारे, क्या करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। मतलब इनमें से किसका पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। अब इसमें भी ध्यान से बड़ा बड़ा लिखा है इनकरेक्टली, नहीं तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट बताना कि इनकरेक्ट, पता चले पहला पढ़ा, पहला सही, पहला लगा के आगे पहला गलत हो गया। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है डेमोग्राफी इज पेयर्ड विद पॉपुलेशन जियोग्राफी। सेकंड, एंथ्रोपोलॉजी इज पेयर्ड विद कल्चरल ज्योग्राफी। थर्ड है हाइड्रोलॉजी इज पेयर्ड विद ओशियनोग्राफी। फोर्थ है पेडोलॉजी इज पेयर्ड विद फाइटोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। डेमो डेमो देखिए, डेमो का जो मीनिंग होता है वो पीपल से होता है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, रूल ऑफ पीपल। और आपका हाइड्रो जो होता है वो रिलेटेड होता है समहाउ वाटर से, तो हाइड्रोलॉजी ओशियनोग्राफी। और इसमें बात कर रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। अब तो दो दो आपके निकल गए, बचा बी और लास्ट पार्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी इज कल्चरल ज्योग्राफी, जो कि सही है। तो आपका गलत कौन सा है, पेडोलॉजी फाइटोजोग्राफी, यह आपका गलत है। जो पेडोलॉजी होता है वो आपका सॉइल स्टडी से रिलेटेड होता है, और जो फाइटोग्राफी होता है इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब जो आपका फ्लोरा होता है, फ्लोरा फौना क्या होता है इसमें, फ्लोरा फौना में से फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड है। अब कंप्यूटर से क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे या आपसे फुल फॉर्म होंगे। तो कंप्यूटर वाले के फुल फॉर्म जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं। फुल फॉर्म और बेसिक नॉलेज इस तरह क्वेश्चन जो है उनमें से बहुत चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा, या डेटा बोलते हैं डाटा ने, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए इसका आंसर, मतलब ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। इसका सही आंसर है सीपीयू। अब उसमें सीपीयू हो सकता है सीपीयू लिख दे, फुल फॉर्म पूछ दे, ये भी याद रखना है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया का किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका 2 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 30 नवंबर, थर्ड है 15 अक्टूबर, फोर्थ है 26 नवंबर। आपका 2 अक्टूबर जो है वो तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती सेलिब्रेट करी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इंडिया का, वो सेलिब्रेट करा जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या हुआ था कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और भारत का संविधान देखिए बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, और जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी को। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि बन के कब और लागू कब, पहले बना तभी तो लागू होगा। तो पहले बन गया 26 नवंबर, फिर 26 जनवरी को लागू हुआ। और ये भी है कि 26 नवंबर 1949 को बना था। वो 49-50 का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 में लागू हुआ था तो एक साल पहले का नवंबर होगा, नहीं तो पता चले 50 का नवंबर कराओ, पहले बन गया बाद में बना, लागू पहले करे आए। और बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी चलता हुआ सवाल है, तो ये भी आ सकता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। जैसे अभी बात करी थी कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला।
तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आपका आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है जिसमें कि ये प्रोविज़न है कि लोकसभा में एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। अब इसमें आपके आर्टिकल हैं 85, 93, 97, 100। तो इसमें से ऑप्शन ए आर्टिकल 93 इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करें कि आर्टिकल 93 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 93 कहता है इन द लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बोथ preceding offices, the Speaker and the Deputy Speaker are elected from among its members by a simple majority of members present and voting in the House। मतलब कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो कि प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा जो कि बताया था आपको, हाउस ऑफ द पीपल इज लोकसभा। तो इनको मेजॉरिटी से जो वोट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट होते हैं, उनमें वोटिंग होती है, जो मेजॉरिटी वोट होता है उससे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है। एज सच नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर बीइंग इलेक्टेड द स्पीकर। मतलब आप मेंबर हैं तो स्पीकर बन सकते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बस मेजॉरिटी से आपके पास वोट होने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिक्वायर्स दैट ही और सी शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। वही चीज़ है कि बस मेंबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इट सेलिब्रेटेड। मतलब सागा दावा जो एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है वो इनमें से कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड है केरला, ऑप्शन थर्ड है सिक्किम, ऑप्शन फोर है झारखंड। अब आप इसको डेमोग्राफी से भी समझ सकते हैं कि जैसे चाइना, तिब्बत, नेपाल, यहाँ पे इस जगह पे बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो काफ़ी फैला हुआ है। तो इधर कौन सा जो आपका स्टेट आता है वो आता है सिक्किम। अब केरला एकदम साउथ में हो गया आपका, झारखंड आपका थोड़ा ईस्ट, मतलब यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ, और उड़ीसा भी उधर की तरफ है। उड़ीसा कोस्टल पड़ जाता है और झारखंड उड़ीसा से पहले आ जाता है। और जो सिक्किम है वो आपका भूटान और नेपाल को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है इंडियन स्टेट, तो वो भी सिक्किम होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी सिक्किम है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं सागा बुद्धा या दावा बुद्धा, ऐसे मतलब वर्ड अरेंज करके, जो जिससे कि अगर आपसे रिलीजन पूछे वो हो सकता है कि ये ना पूछे कि कौन से स्टेट में, हो सकता है ये पूछ ले कि सागा दावा कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है। तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। और अगर सागा दावा की बात करें तो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है सिक्किम में। और जब हम लोग पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेन ये सेलिब्रेट करा जाता है सागा दावा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतने ही क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट सेट में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर ये अच्छा लगता है आपको, नॉलेज बढ़ती है आपकी किसी भी तरह से, हो सकता है कि आप CHSL ना दे रहे हो, कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें GS आती हो, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CHSL, हर एग्ज़ाम जिसमें GS आती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर थोड़ा एफर्ट आपको लगता है कि हमने करा, अगर आपकी नॉलेज गेन होती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। हम आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, आप हमारा मोटिवेशन करिए, ऐसी आदान प्रदान चलता रहेगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।